कपड़ा कहाँ है? तो अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। पहला केस है इसका कि ये हमारे पास है, अगर मैग्नेटिक बार है तो इसका मैग्नेटाइजेशन और इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में। जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो आप इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। और दैट इज मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि दी सब्सटेंस व्हेन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्ग, है ना, इन ड्यू टू डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में जाएगा ये भी फेरोमैग्नेटिक में ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है इसमें कि नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक, नो लिक्विड इन फेरोमैग्नेटिक, मतलब ये किसी भी लिक्विड में अपना फेरोमैग्नेट की कंडीशन को शो नहीं करता है। और तीसरी बात कहता है कि फेरोमैग्नेटिक रॉड ऑल्सो बिकम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कह रहा है कि यदि हमने तीसरे वाले केस में एक हमने ये नॉर्थ पोल ले लिया और ये साउथ पोल ले लिया, इसके बीच में कोई भी मैग्नेटिक रॉड आएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग सीधी हो जाएगी ऐसे, ये नॉर्थ और ये साउथ के साथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगी। तो इनके बीच में जो है इसमें कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि इफ दी मेटेलिक रॉड present in two magnetic pole or very strong and straight line, कैसे हो जाती है ये सीधी हो जाती है जब इसको हम किसी भी दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रखते हैं। और तीसरा है इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिक्विड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम द वीक टू स्ट्रॉन्ग, और ये किधर चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग, वीक टू स्ट्रॉन्ग के साथ ही आगे की ओर बढ़ती है। अब इसमें एग्जाम्पल में कोबाल्ट हो सकता है, आयरन हो सकता है, Fe2O3 भी हो सकती है, और निकेल भी, और वो गैडोलोनियम, ये इतने सारे एलिमेंट हमारे हो सकते हैं इसमें। कोबाल्ट, आयरन, फेरिक ऑक्साइड,
निकिल, और एक और है गैडोलियम, ये 4-5 एलिमेंट है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ काम करते हैं, और इसकी सस्टेबिलिटी जो होती है वो C/T के डिफरेंस में, जिसमें T से T का ग्रेटर वैल्यू होता है। ये क्यूरी के लॉ को फॉलो करते हैं। ये हमारे किसको लॉ को फॉलो करते हैं? क्यूरीज के लॉ को फॉलो करते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ये कॉइल है, ये इंडक्शन कॉइल है ये, और इस इंडक्शन कॉइल को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये B से, तो इसमें क्या होगा? करंट आई जाएगा। अब ये करंट जब इसमें एंटर करेगा तो ये इसमें करंट इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से करंट फ्लो करेगा, तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जो मैंने आपको बताई थी μ0Ni। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और इसके बीच में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस टाइप से बने, ये वाली चीज, और ये अपना लूप बनाएंगे इस तरह से। और जब ये अपने पास B = μ0Ni के साथ हो जाएंगे, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हिस्टीरियस आ जाएगा, और हिस्टीरियस की वैल्यू Ni के साथ काम करती है इंटेंसिटी के साथ। इसमें जो हमारे पास H की जो वैल्यू है वो Ni के बराबर हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन में होगी वो M की वैल्यू। तो M कितना था हमारा? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आप इसे कह सकते हो M = ये NIA अपॉन, और ये लेंथ इंटू एरिया, ये से कैंसिल हो गया, और ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई? NI के साथ, और जब ये इसके साथ हो गया NI के साथ, तो देखो एक ही है, तो ये जब भी जाएगा सस्टेबिलिटी इंटू μ0 इंटू H के साथ काम करेगा। इन दोनों का रेशियो जो होगा μ0 सम के बराबर हो जाएगा। अब जब भी इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में कैसा होगा? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है ना, और ये यहां से ऐसे ये कर्व में चले जाएगी, ये H और B के साथ। अब एक चीज देख रहे हैं कि H और B के बीच में जैसे जैसे हम इसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, ये फॉरवर्ड की ओर जाएगा, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाने के बाद हो जाएगा। इसमें फिर टेम्परेचर आ जाएगा T। अब T टेम्परेचर आने के बाद ये यहां से फिर रिवर्स करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड पुअर होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो टीवी ने अपनी बात में कहा था कि अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो डाईमैग्नेटिक हो जाता है, और फिर टेम्परेचर फॉल होने के बाद और फिर वो दोबारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। अब ये चीजें चाहे हम इंडक्शन कॉइल की बात ले लें, चाहे हम नेचुरल मैग्नेट की बात ले लें, अगर उसे हम हीट करेंगे तो हीट करने से उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक कंडीशन तक बढ़ेगा, और उसके बाद ये घटने लग जाएगा, और घटने के बाद फिर वो बैक चला जाएगा रिवर्स में। भाई जितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड आगे की ओर बढ़ी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड उसकी फिर पीछे की ओर चलेगी। भाई एक स्टेज है जो बढ़ती है, और फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हाई डाई मैग्नेटिक में उसकी सिचुएशन क्या होती है कि वो कम होती चली जाती है, जिसे हम हिस्टीरियस ग्राफ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टीरियस ग्राफ भी कहते हैं। इसी पर जो है फेराडे ने अपना एक ग्राफ किया था, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। देखो, एसी का मेंस के लिए अब उन्होंने कहा था कि जब हमने इसमें करंट फ्लो कर दिया, तो ये करंट जो होगा ये अल्टरनेटिंग करंट को शो करता है, ये वाला ग्राफ। ये अब ये होता तो चार्ज के रूप में, भाई ओरिजिन से चार्ज गया और मैक्सिमम तक आया, ये पीक पॉइंट है Q0 तक, फिर यहां से फिर ये 0 हो गया, और फिर ये पीक पॉइंट तक चला गया, ये यहां तक Q0 तक। अब ये एवरी टाइम जब जाता है तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, Q0
और साइन ओमेगा टी के साथ। और Q इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, Q इंटू आई इंटू टी। तो इसको हम करंट में ले जाए तो करंट में हो जाएगा ये आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। जो ग्राफ इसका है वो ग्राफ इसका होगा। अब पोटेंशियल के लिए हम क्या करें, किसमें V का डिवीजन लगा दें। तो देखो आई अपॉन आर का इधर लगा दें, आई नॉट अपॉन आर का यहां लगा दें। तो देखो ये बन गया आपका क्या बना V। तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब तीनों ग्राफ एक से हैं। आपको देखो Q इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी है ना, और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये तीनों ग्राफ जब सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है वो चार्ज के रूप में हो, चाहे करंट के चाहे पोटेंशियल, सभी के लिए हमारा ग्राफ कैसा होगा, सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से चार्ज कंटिन्यूअस यहां से यहां तक गया और फिर यहां से अपोजिट हुआ और फिर फॉरवर्ड हुआ और फिर अपोजिट जहां था वहीं आ गया अपनी साइकिल पूरी करते हुए। तो कुल मिला के यह है कि करंट का फ्लो कभी भी होता है तो वो भी एक सिंपल पेंडुलम के केस में होता है, वो जितना फॉरवर्ड जाता है उतना ही वो रिवर्स की ओर चल देता है। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये हमारे पास कैसे फेनोमेना है, ये कि नेचुरल फेनोमेना है हमारे पास। कैसी है ये, एक नेचुरल फेनोमेना है और ये कंटिन्यूट अपनी हिस्टीरियस को लॉस करता है। क्या करता है, ये कंटिन्यूस को अपने हिस्टीरियस को लॉस करता है और लॉस करने पर ही हमारे पास ये सिचुएशन आती है। और इसी के साथ ये तुम्हारा चैप्टर ये फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आप कर लेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये इंडक्शन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडक्शन में क्या है कि किसी भी मैग्नेट को, अब हमने मैग्नेट के बारे में रीड कर लिया है ना, हमने मैग्नेट के बारे में रीड किया और ये रीड करने के बाद इसको हमने थ्योरी में दिया। तो देखो कैसी थ्योरी में आएगा ये, अब उन्होंने एक साइड में मैग्नेट रख दी और एक साइड में गैल्वेनोमीटर कर दिया। अब ये पहला केस कहता है कि नॉट मूविंग, तो करंट इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो गया। फिर है मूव टूवर्ड कॉइल, तो इसमें करंट आपका आई हो गया। और तीसरा है स्टॉप नियर द कॉइल, तो ये 0 हो गया। अब ये मूव ब्रेक, ये बैक कर दिया हमने, तो ये माइनस के आई हो गया और फिर स्टॉप कर दिया तो ये फिर 0 हो गया। तो ये सारी चीजें फेराडे ने कुछ लॉज को फॉलो किए। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी भी कॉइल को के पास गैलो इंडक्स मैग्नेटिक फील्ड को लाए, अब देखो कैसे आएगा इसका प्रैक्टिकल समझो। ये हमारे पास एक इंडक्शन कॉइल है और हमने इससे एक गैलोमीटर लगा दिया। अब ये गैलोमीटर जब लगा इसके साथ तो ये हमारे पास बार मैग्नेट हो गई। ये कैसी हो गई, ये बार मैग्नेट हो गई। अब इस बार मैग्नेट का काम क्या है कि हम इसको पहले टूवर्ड दे गए। अब टूवर्ड दे गए तो D2 डायरेक्शन हमने ये दे दिया
अब जब तक ये नहीं चलेगी तब तक इसमें कोई करंट नहीं आएगा। ये अपनी वैल्यू को 0 मेंशन करेगी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा उस समय, ये नॉन डिफ्लेक्शन कर रहा है। अब जैसे ही हम इसको ले गए ट्यूबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो मैंने आपको मैग्नेट में बताया था कि इसके पोल पर डेंसिटी हायर होती है। देखो ये अब क्या है, एवरी टाइम हम क्या देख रहे हैं कि इसका एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये वाला ये चेंज हो रहा है। अब जब इसको हम ले गए तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन हमारा किधर की ओर हुआ, राइट डायरेक्शन। जब इसको टूवर्ड किया और फिर इसको स्टॉप कर दिया, और जैसे हम इसको स्टॉप करेंगे तो स्टॉप करंट होने पर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक बार को चलाएंगे तभी करंट बनेगा। अब जैसे हम इसको अपोजिट ले गए, दूसरा केस ये है कि हमने इसको ये गैलोमीटर, अब इसमें हम मैग्नेटिक बार को अभी ले गए, अब एरिया बढ़ जाएगा। अब इसको हम अभी ले गए, अवे दी कॉइल, तो अब डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, इसमें तो आपका हो गया राइट डायरेक्शन, इसमें तो राइट में था, और इसमें लेफ्ट हो जाएगा। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि इसके बीच जो एरिया है ये वाला, ये एरिया इसमें इंक्रीज करेगा और इसमें एरिया डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा उसके साथ इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो करंट जनरेट होगा। अब करंट जनरेट होने का रीजन क्या है, देखो ये हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू आपका होता है ये बी डॉट ए, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, और हम इसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब हमने इसका डिफरेंशियल किया तो देखो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, तो डी फाई अपॉन डी टी, और ये बी ए माइनस के साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो देखो डी फाई अपॉन डी टी, और ये आ गया माइनस के बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी के साथ। अब साइन ओमेगा टी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, एन, तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू, और ये एन और बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी के साथ। अब ये जो फैक्टर हमारे पास है ये पूरा एन बी ये जो है ये हमारे पोटेंशियल को शो करता है, और ये पोटेंशियल को शो कर रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। तो ये पोटेंशियल जनरेट हो गया हमारा इसमें। अब पोटेंशियल इसमें जनरेट हो गया, डिवाइड बाय इसमें रेजिस्टेंस आर दे रखा है, तो ओम्स का लॉ कहता है R इक्वल टू V अपॉन I, यही तो होता है। और यदि हम I इक्वल टू को V अपॉन R कर ले, तो अगर इसमें हमने B में R का डिवीजन दे दिया और V नॉट अपॉन R, तो साइन ओमेगा टी, तो ये करंट हो गया, तो I इक्वल टू ये I नॉट साइन ओमेगा टी के साथ ये करंट जनरेट हो गया हमारे पास। अब ये करंट के लिए ग्राफ हो गया, इसका मतलब करंट फ्लो होता है, और मैंने आपको बताया था कि अभी इससे पहले कि आई क्यू कर दे, 0 आई क्यू कर दे साइन ओमेगा टी, तो ये चार्ज कन्वर्ट हो गया क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। इसका मतलब इसमें चार्ज फ्लो होता है। इंडक्शन कॉइल के अंदर अगर हम टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड अभी ले जाते हैं तो इसमें चार्ज का डिफ्लेक्शन होता है, और चार्ज हमारा किसमें मूवमेंट करता है, चार्ज हमारा मूवमेंट करता है लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट, जिसके कारण इसमें डिफ्लेक्शन होता है।
भाई जहां करंट फ्लो होगा वहां वर्क होगा, वहां वर्क होगा वहां पावर होगी, और जब वहां पावर होगी तो वहां एनर्जी भी होगी। तो किसके लिए हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू ये I का स्क्वायर R इंटू टी, ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, H इज इक्वल टू I का स्क्वायर R टी के साथ, और P इज इक्वल टू, जबकि पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, या I का स्क्वायर R या V का स्क्वायर अपॉन R। ये पावर जनरेट होती है, अगर गिवन वायर है तो गिवन वायर के अंदर पावर जनरेट होगी, सोल्विंग 100% होगी। ये सारी चीजें हमें इसमें मिली। तो फेराडे ने कुछ अपनी कंडीशन है कही। अब फेराडे ने कहा कि व्हेन ए क्लोज सर्किट मूव अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड, अब किसी भी क्लोज सर्किट को हमने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट फ्लो किया, तो ये कह रहा है कि देयर वर नो बैटरी प्रेजेंट, लेकिन उसमें कोई बैटरी नहीं है, हमने इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई है, और ही टुक वन क्लोज सर्किट consisting of a coil and galvanometer when a bar magnet was moved in the neighborhood of this coil। ऐसा भी हो सकता है, फेराडे ने कहा कि किसी भी एक वायर के कॉइल को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी। अब इसमें करंट जब फ्लो हो गया, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बना और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो इसमें 3 केस इन्होंने बताए। तो पहला केस इनका ये था कि जब हम किसी भी कॉइल के साथ हम किसी नियर अबाउट बार मैग्नेट को कंडक्ट लाते तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब हम किसी भी कॉइल के पास किसी कनेक्टेड बैटरी का कॉइल लेके आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड ये तो ऑनेस्टीन ने बता दिया था ना कि जब हम किसी वायर में कोई भी करंट फ्लो कर रहे हैं ये, तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये लैंड के लॉ को फॉलो कर रही है। भाई लैंड ने अपनी बात में कहा था कि जैसे जब किसी मैग्नेट को लेते तो उसमें करंट की डायरेक्शन आती है। अब इसमें हो सकता है कि क्लॉकवाइज आ जाए और इस वाले में जो है करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो लैंड ने अपनी बात जो कही थी वो ये कही थी कि हम किसी भी कॉइल में किसी भी कॉइल पर किसी मैग्नेटिक बार को लेके आए, देखो ये हमारे पास कॉइल है ना, और ये हमारे पास मैग्नेटिक बार है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब ये इस तरह से आ रही है। अब जैसे इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये लैंज ने कहा था कि जब इसको हम नीचे की ओर लेके आते टूवर्ड का मतलब इसके पास, और इसके पास से दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर हम इससे दूर ले जाएं, अभी ये हम इसको ले गए, ये नॉर्थ और ये साउथ, अब इसको हम अवे ले गए, तो अवे लेने पर इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। ये बात लैंड ने भी अपनी कहती थी। तो देखो उन्होंने पहली बात ये कही, इफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल then it is the north pole facing coil the galvanometer deflect the electric current in thus produced in the circuit। वही बात तो मैं सब बता रहा हूं। दूसरी बात वो कह रहा है, if the magnet is moved away from the coil the galvanometer again deflect but in opposite direction। और तीसरा है, if the south pole and instead of the north pole of the magnet move toward the coil the deflection are रिवरवाइज। तो ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें फेराडे ने अपनी कुछ कंडीशन फॉलो करा दी। अब कंडीशन जो फॉलो कराइए उन्हें आप देख लीजिएगा। अब कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, फेराडे ने पहला लॉ ये बताया था कि व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड
when lost only so long as the change in the flux is taking place, this phenomena is called the electromagnetic induction. दूसरी बात उन्होंने कही है कि the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of the change of the magnetic flux. यानी कि ये हमारे पास, मैंने आपको बताया ही है कि जब हम इसका फ्लक्स चेंज करते हैं एट द रेट में, तो ये हमारे पास EMF में कन्वर्ट होता है। ये इसका सेकंड लॉ है। तो वो कह रहा है चेंज द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द क्लोज्ड सर्किट। जब इसके रेट को चेंज किया जाता है प्लस के को, तो ये पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है जो है, इसके 3 एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया। पहला तो मैंने यही दे दिया, दूसरा ये दे दिया कि अगर हम किसी भी कॉइल के पास किसी मैग्नेट को मूवमेंट करा दें तो डिफ्लेक्शन होगा। दूसरी बात वो कह रहा है कि जब हम कॉइल को मूवमेंट करा दें तो डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन दोनों ही केसों में है। यदि हम बार को मूवमेंट करा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन है, और कॉइल को मूवमेंट करा रहे हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन है। तो दोनों ही केसों में उसमें डिफ्लेक्शन जनरेट होता है, और इससे ये प्रेजेंट होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो ये बताया भी गया है इसमें कि ऐसी कोई फेनोमेना जिसके अंदर हम किसी भी रेट को चेंज करते हैं कंटिन्यू, तो कह रहा है व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंज एन EMF is induced, it is which the lost only so long as the change in flux is taking the place. This phenomena is called as a electromagnetic induction. Right? तो इसे आपने समझा अच्छी तरह से। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई, और अब हम इसके बाद आएंगे आपके मैग्नेटिक फ्लक्स पर।